हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीता चौधरी है। और जैसा कि हमारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस के ऊपर वीडियो चल रहा है, इसके अलावा जनरल नॉलेज के ऊपर भी वीडियो चल रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डायलिसिस के ऊपर भी और जनरल नॉलेज के ऊपर। मीन्स की डायलिसिस के ऊपर मैंने जितने भी वीडियो बनाए और जनरल नॉलेज के ऊपर जितने भी वीडियो बनाए उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो प्लीज़ जिसको भी जो देखना हो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा वीडियो जो भी बन रहे हैं वो अभी थोड़ा लेट आया है क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं आगे जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें मैंने पेशेंट कॉम्प्लिकेशन और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन बताए हैं, तो जिसको भी ये कॉम्प्लिकेशन देखने हो पेशेंट और टेक्निकल वो देख ले। अभी हमारा जो वीडियो चल रहा है वो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में से चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में वो हाइपरटेंशन है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो हाइपरटेंशन होती है उसमें क्या होता है कि अगर किसी एक एडल्ट पर्सन है, मतलब वयस्क व्यक्ति है, उसका जो बीपी है वो 120/80 mmHg होता है। अगर यही ब्लड प्रेशर बढ़ के एक नॉर्मल व्यक्ति में 140/90 mmHg हो जाए या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो ये क्या कहलाता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ऐसे पेशेंटों की जो ये सिचुएशन है वो कहलाती है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो 120 140 है ये इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, और 80 और 90 जो नीचे वाली संख्या है इसको क्या बोलते हैं हम, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये होता है एक नॉर्मल हाइपरटेंशन। अब बात आती है डायलिसिस में। डायलिसिस में जब भी किसी पेशेंट का बीपी बढ़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा, तो उसको हम नॉर्मल हाइपरटेंशन ना बोल के इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन क्या होता है, देखिए जो नॉर्मल हाइपरटेंशन है उसमें क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में काउंट होती है और नीचे वाली डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। लेकिन इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन में हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी लेते हैं और मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब मैं बताती हूँ, देखिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन में अगर वो बढ़ के 10 mmHg तक बढ़ जाए या उसके बराबर हो जाए या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरा क्या है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, एक कार्डियक जो साइकिल है उसके बाद जो प्रेशर निकल के आता है वो क्या कहलाता है, एक मीन आर्टीरियल प्रेशर कहलाता है। अब ये मीन आर्टीरियल प्रेशर एक कार्डियक साइकिल कैसे बनती है, नॉर्मल हाइपरटेंशन में हमने केवल क्या पढ़ा था, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये काउंट हुआ था। लेकिन इंटरडायलिटिक जो प्रेशर है उसमें क्या करते हैं, हम अपना सिस्टोलिक प्रेशर भी लेते हैं, इसके अलावा मीन आर्टीरियल प्रेशर में हम क्या करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायसिस्टोलिक प्रेशर, और एक संख्या होती है, मतलब एक मीन होता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक को डिवाइड करने के लिए। तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायसिस्टोलिक प्रेशर, इसको हम एक मीन से, एक संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको संख्या से डिवाइड करने के बाद जो भी प्रेशर आता है, जो भी आउटपुट करके जो प्रेशर आता है वो क्या कहलाता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर मीन्स डायलिसिस में अगर सिस्टोलिक बीपी हमारा 10 mmHg से 10 mmHg बढ़ जाए, मतलब 120 में 10 mmHg और बढ़ जाए या उसके बराबर हो जाए, ठीक है, और उसका जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 15 mmHg से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, इंट्राडायलिटिक प्रेशर आप समझ गए होंगे, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो अगर ये इंट्राडायलिटिक प्रेशर कम हो जाता है तो इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन, और यदि ये ज़्यादा हो जाता है तो इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन कहलाता है। ये जनरली ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आया और पेशेंट हाइपरटेंशन में चला गया। डायलिसिस में जब भी इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन में पेशेंट जाता है तो वो या तो दूसरे घंटे में या तीसरे घंटे में जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा घंटा ख़त्म हो जाए तो वो चौथा घंटा लगते ही शुरू हो जाए, उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई ये देखने को मिलेगा जैसे किसी पेशेंट की 1 घंटे की या 1.5 घंटे की डायलिसिस शुरू हो चुकी है,
तो उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, या 2 घंटे की डायलिसिस के बाद या 3 घंटे की डायलिसिस के एंड पे तुरंत ही उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है डायलिसिस में? इंटरडायलिटिक हाइपरटेंशन। अब आते हैं इसको कैसे पता करेंगे कि इसको हाइपरटेंशन में है। सबसे पहला हेडेक, मतलब सर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम होगी, मतलब साफ दिखाई नहीं देगा, सडनली बहुत अचानक ही। आपने देखा कि अभी तो थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले किसी पेशेंट का बीपी लिया तो उसका 120 180 था या 130 80 था, अचानक ही उसका बीपी बढ़ के 160 90 हो गया, ठीक है, तो या 100 थोड़ी देर बाद 180 100 हो गया। तो ये जो इस तरीके से सडनली बीपी बढ़ता है, तो ये क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन में। मतलब हमें पता चल जाता है कि भाई ये पेशेंट हाइपरटेंशन में जा रहा है। पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, मतलब उल्टी हो सकती है और नोजिया जैसी फीलिंग हो सकती है। डिजीनेस, सोने में दिक्कत, उसको बार बार नींद आएगी। स्ट्रोक, मतलब हार्ट अटैक वगैरह जैसे पड़ सकता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके आर्टरी का जो फंक्शन है, मतलब आर्टरी का जो बहाव, जो हमारी आर्टरी में ब्लड जिस प्रेशर से जाता है, तो जो प्रेशर है उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली जो हाइपरटेंशन में जो पेशेंट जाते हैं उसका मेन रीज़न होता है ओवरफ्लूड। मतलब आप सोचिए कि किसी पेशेंट का जो ड्राई वेट है वो 54 है, अगर वही पेशेंट 57 पे आ जाता है, इट मीन्स वो अपने ड्राई वेट से कितना एक्स्ट्रा, 5 लीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के ला रहा है, ठीक है। तो एक 4 घंटे की डायलिसिस में, एक नॉर्मल जो टाइमिंग है डायलिसिस का वो 4 घंटे है। 4 घंटे की डायलिसिस में आप 3.5 4 लीटर से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा? अभी 1 लीटर बचा, नेक्स्ट टाइम जब वो पेशेंट आएगा तो फिर से वो 4 5 लीटर बढ़ा के लाया, तो फिर से वो पानी रह गया उसका, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं जमा होता है। तो वो कैसे दिखता है कि वो पानी कहाँ जमा हुआ? या तो हाथ में, पैर में, या घुटनों पे। तो अगर आप देख रहे हैं कि किसी पेशेंट को इस तरीके से स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है हाथ पैरों में, इसका मतलब सीधा सीधा ही है कि इस पेशेंट का बी हाइपरटेंशन में तो है ही है, ओवरफ्लूड तो है ही है, वो साथ में हाइपरटेंशन में भी होगा वो पेशेंट। इसके कॉजेज़ क्या हैं? फ्लूइड ओवरलोडेड, मैंने बताया ड्राई वेट से ज़्यादा अगर 5 6 लीटर बार बार बढ़ा के ला रहा है तो मतलब फ्लूइड ओवरलोडेड इसका हाइपरटेंशन का कारण है। एंजाइटी कारण है। अगर कोई भी पेशेंट जो कि बीपी की मेडिसिन ले रहा है, हाई बीपी की मेडिसिन ले रहा है, अगर वो उनको अवॉइड करता है तो भी वो हाइपरटेंशन में जाएगा। रेनिन ओवर प्रोडक्शन, मतलब अगर किसी पेशेंट के अंदर रेनिन का जो प्रोडक्शन है, मीन्स इरिथ्रोपोइटिन, नॉर्मल पर्सन के अंदर इरिथ्रोपोइटिन बनता है, मतलब खून बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने देखा होगा डायलिसिस पेशेंट को तो खून बढ़ाने के इंजेक्शन देते हैं लेकिन नॉर्मल पेशेंटों को नहीं देते, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट बाहर से भी ले लेते हैं, दूसरा बॉडी के अंदर भी ये रेनिन का प्रोडक्शन होता है, तो बाहर से इंजेक्शन लेने की नीड नहीं होती। लेकिन किडनी पेशेंट में यही जो रेनिन प्रोडक्शन है ये बंद हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंटों में रेनिन प्रोडक्शन होता है, और साथ में क्या होता है कि ऊपर से ऑलरेडी उनको इंजेक्शन दे रहे होते हैं हम, तो वो जो दोनों तरफ से जो क्वांटिटी जो एरिथ्रोपोइटिन की होती है वो ओवर हो जाती है। तो अगर ऐसी कहीं सिचुएशन आ जाती है किसी पेशेंट के अंदर, तो वो रेनिन के ओवर प्रोडक्शन के कारण भी पेशेंट हाइपरटेंशन में जा सकता है। पल्मोनरी एडिमा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लूइड ओवरलोडेड होगा, मतलब 4 लीटर या 6 लीटर अगर पेशेंट हर बार डायलिसिस पे बढ़ा के ला रहा है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिसमें वो पहले तो हाथ पैरों पे स्वेलिंग आएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर कंटिन्यू होता रहा तो वही जो फ्लूइड है बाद में कहाँ जाएगा? लंग्स में चला जाता है। तो यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा कॉज कर देता है। अगर पेशेंट हमारे पास डायलिसिस पे आ रहा है, ठीक है, और जो डायलिसिस यूज़ कर रहे हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम तीनों में से कुछ भी बढ़ा होगा, तो भी पेशेंट का बीपी हाई जाएगा। पेशेंट को अगर फीवर हो रहा है तो भी पेशेंट हाइपरटेंशन में जाएगा किसी भी वजह से, या तो आरओ वाटर में कोई प्रॉब्लम हो, या पेशेंट को फीवर वगैरह या किसी चीज़ से रिएक्शन हो गया और उसको ठंड लग रही हो, या चिल्स जिसे बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन हो, तो भी पेशेंट या कैथेराइजेशन की वजह से, मतलब जैसे कोई कैथेटर वगैरह पड़ा हो तो उसके इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को फीवर या ठंड लग रही हो, तो भी पेशेंट का बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर पेशेंट के सर में कहीं पे भी एनसेफेलोपैथी, इट मीन्स कि कहीं पे भी कुछ क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो गई हो, सर में फ्लूइड वगैरह भर गया हो
और उसकी वजह से पेशेंट को दौड़े पड़ रहे हैं या उसके अंदर कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही हो सर में, तो भी हाइपरटेंशन का ये एक बहुत बड़ा कॉज कहलाता है। अब मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि पेशेंट जिस ड्राई बेड पे है पेशेंट का, उसी ड्राई बेड पे हम पेशेंट को भेजें। पेशेंट को जो एक पर्टिकुलर जो गोल है हमारे ड्राई बेड का, उसको बनाए रखें। अगर पेशेंट बार बार फ्लूइड ओवरलोड होके आ रहा है तो पेशेंट को काउंसलिंग करें कि वो जितना हो सके एक लिमिट अमाउंट में पानी बढ़ा के लाए, मतलब एक लिमिट अमाउंट में अपने ड्राई बेड से ज़्यादा पानी करके लाए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट 5-5, 6-6 लीटर बढ़ा रहा है और आप हर बार उतना लगा रहे हो, नहीं। पेशेंट को बोलो कि आप एक लिमिट क्वांटिटी में पानी बढ़ा के लाएं, जिससे कि हम डायलिसिस पे आसानी से उसको निकाल सकें। इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और वो अपने डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन नहीं ले रहा है, तो पेशेंट को एडवाइस करिए कि जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो ऑन टाइम पे वो ले। डायलिसिस में जो डायलिसिट यूज़ होता है, अगर पेशेंट हाइपरटेंशन में जाता है तो ऐसे पेशेंटों के लिए सबसे पहले हमें सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये डायलिसिट में कम करना चाहिए। सोडियम प्रोफाइल भी हम लोग कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं मशीन में, तो सोडियम प्रोफाइलिंग भी करनी चाहिए मशीन में डॉक्टर की परमिशन से। साथ में पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो अपने खाने पीने में थोड़ा जो नमक है वो कम ले। पेशेंट को, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को ये सलाह देनी चाहिए कि वो अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखें। अगर आप देख रहे हैं कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL जा रहा है, डायलिसिस पेशेंट का नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 या 15 ग्राम पर DL होता है नॉर्मल व्यक्ति का, लेकिन डायलिसिस पेशेंट में अगर 10 से ज़्यादा, मतलब 10 ग्राम पर DL से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर चला गया, मतलब 11 ग्राम पर DL चला गया है, तो ऐसे पेशेंटों के लिए अगर आप हफ्ते में 3 बार एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन दे रहे हैं तो 1 बार दें, या फिर 15 दिन में 1 बार दें। इसके अलावा आप उसको इंट्रावीनस ना दे के एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन सबकुटेनियस दें। और अगर किसी पेशेंट के अंदर जो हाइपरटेंशन है, मतलब उसका जो BP बढ़ा हुआ जो आ रहा है वो हमेशा ही उसका BP बढ़ा हुआ आता है, तो ऐसे पेशेंटों को फ्रिक्वेंटली डायलिसिस देनी चाहिए। साथ में उनको डायलिसिस पे रात में बुलाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंटों के अंदर हाइपरटेंशन परसिस्ट हो जाती है डायलिसिस में, तो ऐसे पेशेंटों को अगर हम फ्रिक्वेंटली और नाइट में डायलिसिस देते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और हमें अगर देख रहे हैं हम कि किसी पेशेंट के अंदर पोटेशियम या सोडियम बढ़ा हुआ आ रहा है, तो जैसा मैंने पहले बताया उसको कम कर देना चाहिए। पेशेंट को जो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि हमने मतलब उसको सोडियम वगैरह भी कम कर लिया और उसके बावजूद भी अगर पेशेंट के मतलब BP डाउन नहीं जा रहा है, तो दैट सिचुएशन में हम क्लोनिडिन, जिसे हम आर्कामिन भी बोलते हैं, वो दे सकते हैं डायलिसिस में। मीटोप्रोल दे सकते हैं, रैम्प्रिल दे सकते हैं, और इसके बावजूद भी BP 120-200 तक सडनली जा रहा है तो हम उसे डेपिन दे सकते हैं सबलिंगुअल। लेकिन जो भी हम टैबलेट देंगे वो विदाउट डॉक्टर की परमिशन, या पेशेंट खुद भी ले रहा है तो भी वो बिना डॉक्टर की परमिशन के कुछ भी नहीं लेंगे। ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए लिखती हूँ कि भाई हम ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो सबकी नॉलेज में होना चाहिए। बाकी अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।